रात्रि का समय और एक साधु यज्ञ कर रहे होते हैं और महाराज और मंत्री भी उस यज्ञ में शामिल होते हैं। ओम, ओम। राजन, अब ये यज्ञ समाप्त हुआ। अब तुम्हें अगले 3 महीने तक कोई भी युद्ध में नहीं हरा सकता। वो सब तो ठीक है ऋषिवर, लेकिन कब तक? आखिर कब तक मैं ऐसे ही अजय बनने के लिए यज्ञ करता रहूंगा? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे मैं जीवन भर के लिए अजय हो सकूं? राजन, इस दुनिया में आज तक ऐसा कोई भी जीव पैदा नहीं हुआ है जिसने अपने जीवन में कभी हार का सामना ना किया हो। कोई भी ना अमर है और ना ही अजय। अगर ऐसा है तो क्या मुझे कभी ना कभी हार का सामना करना पड़ेगा ही? अगर ऐसा हो गया तो पता नहीं मेरे राज्य का क्या होगा। काश काश कि मैं अजय हो सकता, तो इस राज्य को कभी भी कोई छू भी नहीं पाता। देखो राजन, मुझे पता है कि तुम्हें खुद से ज्यादा इस राज्य की चिंता है और इसलिए मैं प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। क्या क्या आप सच कह रहे हैं ऋषिवर? हाँ, परंतु ये आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि अगर तुम्हें इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली राजा बनना है और तुम अजय बनना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मुझे एक जलपरी ला कर देनी पड़ेगी। हाँ, जलपरी? ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? भला जलपरी को मैं कैसे ला सकता हूँ? वो तो केवल किताबों की कहानियों में ही होती है ना। नहीं राजन नहीं, तुम गलत हो। ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में हर वो चीज संभव है जो इंसान सोच सकता है। इस दुनिया में केवल जलपरी ही नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग, नागिन और बोलने वाले जीव जंतु भी होते हैं। वो छुपे रहते हैं और किसी के सामने नहीं आते, इसलिए कोई इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं अपने राज्य के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और इसलिए मैं उस जलपरी को कैसे भी करके पकड़ कर ही लाऊंगा। आप केवल ये बताइए कि मुझे वो जलपरी कहाँ मिल सकती है? जलपरियां ज्यादातर पानी के अंदर ही रहती है और पानी से कब बाहर आती है ये कोई नहीं जान सकता। इसलिए तुम्हें कुछ भी करके, दिन हो या रात, तुम्हें राज्य के सारे नदियों और झीलों में नजर रखनी पड़ेगी। तुम्हारे पास केवल और केवल अमावस तक का ही समय है। अगर तुम अमावस तक मुझे जलपरी ला कर देते हो तो उसकी शक्तियों से मैं तुम्हें अजय बना सकता हूँ। जी ऋषिवर, मैं समझ गया। जिसके बाद महाराज और मंत्री दोनों ही वहां से चले जाते हैं और राज्य के सारे नदियों और झीलों में अपने गुप्तचरों को कड़ी निगरानी के लिए भेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन नाम का एक अनाथ लड़का जो बिल्कुल अकेला होता है, जो अपनी किस्मत को कोसता रहता है। अरे ये क्या, आज भी मैंने खाली को जला दिया। पता नहीं मैं इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुआ हूँ। ना मेरा कोई परिवार है और ना ही मेरा कोई मकसद है। इतना अकेलापन और खालीपन लगता है कि मन करता है कि कहीं नदी में कूदकर अपनी जान ही दे दूं। हे भगवान, आखिर तूने मुझे ऐसी जिंदगी दी क्यों? अर्जुन को अपनी जिंदगी बद से बदतर भी लगती है और वो अपने जीवन में बहुत ही खालीपन महसूस करता है और इसलिए इस खालीपन को दूर करने के लिए वो घर से दिन भर बाहर ही रहता है और जमींदार के यहाँ खेती का काम करता है। अरे अर्जुन, अरे बड़े दिनों बाद मिले, कहाँ जा रहे हो? अरे मगन और गगन, तुम दोनों, मैं तो काम में जा रहा हूँ जमींदार के यहाँ खेती करने। और तुम दोनों कहाँ जा रहे हो भाई? अरे हम तो रोज की तरह मछलियाँ पकड़ने जा रहे हैं, लेकिन इस बार हमें पता चला है कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक झील है जहाँ बहुत ही बड़ी और बहुत ही कम मिलने वाली मछलियाँ दिखी है। हम तो वहीं जा रहे हैं। हाँ हाँ, और पता है हम कितने कम मेहनत और कम समय में ही इतने सारे धन कमा लेते हैं।
तू भी क्या यार, ऐसे इतनी मेहनत करता रहता है दिन भर, खेत खेत खेत। अरे हमारे साथ चल, हम जिस झील जा रहे हैं, अगर वहाँ कुछ बड़ा मिल गया तो बहुत पैसे कमा लेंगे। हाँ अरे पर मैं इतने सारे पैसे का करूँगा क्या? मैं तो अनाथ हूँ, अकेला हूँ, और तुम दोनों जो काम करते हो उससे तो मैं काम से जल्दी घर आ जाऊंगा। पर मुझे घर में रहना अच्छा नहीं लगता, बहुत ही खालीपन लगता है। हाँ अरे अगर ऐसी बात है तो शादी क्यों नहीं कर लेता? बीवी बच्चे होंगे तो कभी अकेलापन महसूस ही नहीं होगा। हाँ अरे छोड़ना मगन, इसे सलाह देने से कोई फायदा नहीं, ये अकेला ही ठीक है। अब हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। ज्यादा देर करेंगे तो रात हो जाएगा, पता नहीं रात में डाकुओं का कितना खतरा भी रहता है। हाँ अरे हाँ सही कहा। अच्छा तो अब हम चलते हैं, ठीक है। शादी? मगन ने सुझाव तो अच्छा दिया है, पर मुझ जैसे अनाथ और गरीब के साथ विवाह करेगा भी कौन? छोड़ो, काम में चलता हूँ, आज तो मुझे भी काफी देर हो गई है। हाँ जिसके बाद अर्जुन वहाँ से खेत की ओर निकल जाता है काम करने के लिए। वहीं दूसरी ओर मगन और गगन उस झील के पास पहुँच जाते हैं जहाँ वो जाना चाहते थे। मैंने तो सुना था यहाँ बड़ी बड़ी और कभी न मिलने वाली मछलियाँ हैं, पर देखकर लगता है कि ये बस सब अफवाहें थी। हाँ अरे तू बहुत ही उतावला है, अभी तो हम सिर्फ आए हैं, 1 घंटे ही हुआ है और तू अभी से इतना बौखला रहा है। इंतजार कर, इंतजार का फल मीठा होता है। अगर मछलियाँ इतनी आसानी से मिलने लग गई तो सभी अमीर नहीं हो जाते। हाँ हाँ ये भी है, चलो तो करते हैं इंतजार। मैं भी तो देखूं कि इंतजार का फल कितना मीठा होता है। हाँ जिसके बाद वो दोनों देर तक उसी झील में जाल फेंकते हैं, लेकिन कोई मछली नहीं फंसती। मगन ने तो उम्मीद ही खो दी थी, पर तभी अचानक से जाल में भारीपन महसूस होता है। अरे गगन, शायद तो सही था, ये देख जाल मुझे थोड़ी भारी लग रही है, जरूर कोई मछली फंसी होगी। हाँ अरे तो देख क्या रहा है, जल्दी खींच, जल्दी खींच। जिसके बाद वो दोनों ही जाल को खींचने लग जाते हैं, और जब जाल को वो दोनों मिलकर बाहर निकालते हैं तो वो देखते हैं कि इसमें कोई मछली नहीं बल्कि जल परी फंसी होती है। ये क्या? ये ना इंसान है और ना ही मछली, ये कैसे हो सकता है? अरे शांत हो जा मगन, शांत हो जा, ध्यान से देख, ये एक जलपरी है, जलपरी। क्या जलपरी? पर वो सब तो सिर्फ कहानियों में ही होते हैं ना। अरे मुझे भी यही लगता था, पर ये देखकर लगता है कि वो कहानियां असल घटना पर आधारित थी। हाँ हाँ पर अब हम करें क्या? अरे करना क्या है, अब हम इसे बाजार ले जाकर बेच आएंगे। जरा सोच मगन, अगर विलुप्त मछलियों के इतने सारे धन मिलते हैं तो ये जलपरी है, इसके कितने धन मिलेंगे। हाँ हाँ हम तो माला माल हो जाएंगे। चल चल जल्दी चल, इससे पहले कि ये होश में आ जाए हम इसे ले जाकर बेच आते हैं। हाँ जिसके बाद मगन और गगन दोनों मिलके मछलियों की टोकरी में उस जलपरी को भर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। हाँ हम तो माला माल हो जाएंगे। चल चल जल्दी चल, इससे पहले कि ये होश में आ जाए हम इसे ले जाकर बेच आते हैं। हाँ जिसके बाद मगन और गगन दोनों उस राज्य के सबसे अमीर सेठ घुंघरू लाल के पास आते हैं। अरे क्या बात है मगन और गगन, आज रास्ता भटक गए हो क्या? मछलियाँ बेचना छोड़कर आज मेरे पास आए हो? अरे नहीं घुंघरू लाल जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम उचित स्थान पर आए हैं, हम तो यहाँ आपको कुछ बेचने आए हैं। हाँ अरे राम राम राम, अरे कैसी बातें कर रहे हो गगन? तुम्हें तो पता है ना कि मैं एक साहूकार हूँ और तुम यहाँ अपनी मछलियाँ बेचने आए हो। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, कहीं और जाके बेचो ये सब। हाँ अरे नहीं घुंघरू लाल जी,
पहले गगन की पूरी बात तो सुन लीजिए। हम यहाँ मछली बेचने तो आए हैं, लेकिन कोई ऐसी वैसी मछली नहीं, जलपरी यहाँ। अरे क्या कहा जलपरी? अरे तुम दोनों ने भांग वांग पी ली है क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं इन सब बातों में विश्वास करूंगा? अरे पूरी दुनिया जानती है कि जलपरियां केवल कहानियों में ही होती है। तुम यहाँ मूर्ख किसे बनाने आए हो? अरे नहीं नहीं घुंघरूलाल जी, हम सच कह रहे हैं। ये देखिए, इस टोकरी के अंदर सच में जलपरी है। मैं अभी निकाल कर दिखाता हूँ। हाँ, तुम लोगों के विश्वास को तो देखकर लग रहा है कि तुम दोनों सच कह रहे हो। अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों बहुत 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 अमीर होने वाले हो। लेकिन अगर झूठा निकला तो, किसी भी प्रकार का मजाक निकला तो ठीक नहीं होगा। आप तो इस राज्य के इतने अमीर सेठ हैं, भला हम आपसे कैसे कोई मजाक कर सकते हैं? व्यापार के मामले में तो कभी नहीं। हाँ, मैं भी आपको दिखाता हूँ अभी। हाँ। इसके बाद गगन उस टोकरी को खोलने लग जाता है और सभी ध्यान से देखते हैं। लेकिन जब गगन टोकरी से जलपरी को बाहर निकालता है तो सभी देखते हैं कि उस टोकरी में कोई जलपरी नहीं, बल्कि एक इंसान है। शिव 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 शिव, हे भगवान, मुझे ये तो पता था कि तुम दोनों बहुत ही लालची किस्म के आदमी हो, लेकिन इतने लालची हो कि किसी स्त्री का अपहरण करके उसे बाजार में खुलेआम बेचने निकल आए। तुम दोनों सच में बहुत ही घटिया किस्म के आदमी हो। और तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं एक स्त्री को खरीदूंगा? तुम्हें क्या लगा मैं उस तरह का आदमी लगता हूँ तुम्हें, हैं? अरे ये क्या गगन, हमने तो इस टोकरी में एक जलपरी को भरा था, तो फिर ये स्त्री कहाँ से आ गई? यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। देखिए घुंघरूलाल जी, हम सच कह रहे हैं, हमारा विश्वास कीजिए। हमने एक जलपरी को पकड़ा था, हमें पता नहीं कहाँ से ये स्त्री इस टोकरी में आ गई। हाँ, अरे ये सच कह रहे हैं या झूठ? अब तो ये लड़की ही हमें बताएगी। बताओ बेटी, तुम इस टोकरी में कैसे आई? ये तो मुझे भी नहीं पता काका कि मैं यहाँ कैसे आई। मैं तो नदी से पानी लेने जा रही थी, अचानक से ही मुझे चक्कर आने लग गए और मैं बेहोश हो गई। जब आंखें खोली तो मैंने अपने आप को यहाँ पाया। अरे घुंघरूलाल जी, हो ना हो इस दोनों ने इस लड़की को बेहोश किया होगा और बेचारी को इस टोकरी में भरकर यहाँ पर ले आए। अगर हमने ऐसे लोगों का कुछ किया नहीं तो बहुत जल्द हमारे घर की बहू बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहेगी। हाँ, हाँ सही कह रहे हो काका। पुत्री, तुम यहाँ से चली जाओ, इन दोनों को तो हम संभाल लेंगे। दो लोग जाओ और जाकर राजमहल से सैनिकों को बुला कर लाओ। अब तो महाराज ही इनको इनके किए की सजा देंगे। हाँ। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद लोग सैनिक को बुला कर लाते हैं और मगन और गगन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज तो मैं बाल बाल बच गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। वो तो सही समय पर मेरी आंखें खुल गई और मैंने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी और मैं जलपरी से इंसान के रूप में आ गई। नहीं तो आज ये लोग मेरे साथ क्या क्या करते पता नहीं। जिसके बाद वो जलपरी यहाँ वहाँ भटकने लग जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा घर कहाँ है और लोगों ने मुझे कितनी दूर से यहाँ लाए हैं। ऊपर से बहुत जोरों की भूख भी लगी है, पर मैंने सुना है यहाँ भोजन करने के लिए मुद्राएं लगती हैं जो मेरे पास नहीं है। अब मैं क्या करूं? तभी अर्जुन वहां से गुजर रहा होता है। उसके हाथ में एक पोटली होती है जिसके अंदर भोजन होता है। उस भोजन की सुगंध जलपरी की नाक तक पहुंचती है और जलपरी लार टपकाते हुए अर्जुन के पीछे पीछे चलने लगती है। क्या बात है लड़की, तुम कौन हो? और मैं तब से तुम्हें देखा जा रहा हूँ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? क्या मुझसे कोई काम है तुम्हें? मुझे माफ करना अगर तुम्हें बुरा लगा तो, पर मेरा नाम अनीता है। मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ। मुझे तो दो लोगों ने अगवा कर लिया था। वो तो भला हो उन गांव वालों का जिन्होंने मुझे बचा लिया।
पर मैं अब समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कहाँ आ गई हूँ और मेरा घर कहाँ है। मुझे बहुत जोर से भूख भी लगी है, पर मेरे पास मुद्राएं नहीं है जिससे मैं भोजन खरीद सकूं। अच्छा, तो इसलिए मेरे पीछे पीछे इस भोजन के लिए आ रही हो? देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ वो सुनकर मुझे लगता है तुम बहुत ही अकेली हो। चलो मेरे साथ, मैं अभी एक काम पर जा रहा हूँ। हम पहले भोजन कर लेंगे, इसके बाद मैं काम करूँगा। हाँ। जिसके बाद अनीता अर्जुन के पीछे जाने लगती है और एक जगह बैठकर दोनों भोजन करने लगते हैं। अरे वाह, ये भोजन तो कितना स्वादिष्ट था। ये भोजन जरूर तुम्हारी माँ ने बनाया होगा। अनीता की बात सुनकर अर्जुन मायूस हो जाता है। मेरी माँ नहीं है। ओह, मुझे माफ कर देना, मुझे ये बात पता नहीं थी। तो क्या ये भोजन तुम्हारे पिताजी ने बनाया था? ये भोजन तो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, क्योंकि ना मेरी माँ है और ना ही मेरे पिताजी हैं। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हाँ। अच्छा, ऐसी बात है। तुम्हारे भी माता पिता नहीं हैं, मेरे भी माता पिता नहीं हैं। जब मैं 6 साल की थी ना, तभी मेरे माता पिता इस दुनिया से दूर मुझे छोड़कर चले गए थे। क्या तुम सच कह रही हो? तो क्या तुम भी मेरी तरह अकेली हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें अपने घर वापस जाने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मेरे कहने का अर्थ था कि क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहो। तुम एक स्त्री हो, तुम्हें तो कमाने में बहुत दिक्कत होती होगी, और मैं भी दिन भर काम करके बाहर रहता हूँ, इसलिए घर के काम अच्छे से नहीं कर पाता, और मुझे ज्यादा कुछ बनाना भी नहीं आता। एक ही सब्जी रोज रोज खाकर मैं पक चुका हूँ। क्यों ना तुम मेरे साथ रहो, इससे हमारा काम आधा आधा बढ़ जाएगा। मैं बाहर जाकर कमाऊंगा और तुम घर संभालोगी। तो बताओ, कैसा लगा मेरा सुझाव? सुझाव तो इसका अच्छा है। वैसे भी पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ अभी। मैं अपने घर तक जा भी पाऊंगी या नहीं। इससे अच्छा तो मैं इसी के साथ रहती हूँ, इससे इसकी भी परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जिसके बाद अर्जुन अनीता को अपने घर ले चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अरे ये क्या, ये दोनों ऐसे पागलों की तरह क्यों हंस रहे हैं? हाँ, अरे तुम दोनों ऐसे क्यों हंस रहे हो? और तुम दोनों को तो कारागार में होना चाहिए था, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मंत्री जी, अच्छा हुआ आप हमें यहीं मिल गए। हम तो आपके ही पास आ रहे थे। अच्छा, और वो किस लिए? अरे बात कुछ ऐसी है कि आप सुनोगे तो आप भी हंसने लग जाओगे। हाँ मंत्री जी, हमने आज ही 2 अपहरणकर्ताओं को पकड़ा है, जो एक लड़की को अगवा करके एक टोकरी में भरकर बेचने के लिए बाजार चले गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि उस सेठ ने, जिसने इन दोनों को हमारे हवाले कर दिया। हाँ, पर हमें लग रहा है कि हमने किसी अपराधी को नहीं बल्कि किसी पागल को पकड़ लाया है। हाँ। अच्छा, और ऐसा क्यों लग रहा है तुम दोनों को? क्योंकि वो दोनों पागल तभी से एक बात बोले जा रहे हैं कि हमने किसी लड़की को नहीं बल्कि एक जलपरी को पकड़ा था। अब कोई मूर्ख ही होगा जो उनकी ऐसी बात को सच मानेगा। भला जलपरी जैसी कोई चीज होती भी है क्या? लेकिन उन दोनों सफाइयों की बातें सुनकर मंत्री को बहुत आश्चर्य होता है। हंसना बंद करो मूर्खो। और कहाँ है वो दोनों अपहरणकर्ता? मुझे ले चलो जल्दी उनके पास। जिसके बाद सैनिक मंत्री को उन दोनों के पास ले जाने लगते हैं। चलो, घर की सफाई तो हो गई, अब भोजन बना लेती हूँ। ये क्या अनीता? अरे वाह, ये मेरा घर है, इतना साफ और सुंदर। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कितनी अच्छी तरह से तुमने इस घर को साफ कर दिया है। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे ये, इसे देखोगी तो खुशी हो जाओगी। आज मैंने खुद से अपने हाथों से नदी से मछलियाँ पकड़ी हैं। इनमें जिंदा मछलियाँ हैं और ये आज का भोजन होगा हमारा। अर्जुन की बात सुनकर अनीता घबरा जाती है। ये तुम क्या कह रहे हो?
क्या तुम सच में इस बेजुबान मासूम मछली को मारकर खाने वाले हो? हाँ, तो इसमें गलत क्या है? सभी खाते हैं और ये बहुत स्वादिष्ट भी होते हैं। एक मासूम और जिंदा जीव को मारकर खाना क्या गलत नहीं है? अगर कोई इंसानों के साथ भी ऐसा करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? मछलियों के भी तो परिवार होते हैं ना, और वो भी तो इंसानों की तरह ही जीना चाहती हैं। पर इंसान अपने स्वार्थ और स्वाद के लिए उनमें उनका जीवन ऐसे छीनते हैं जैसे उन्होंने ही जीवन दिया हो। मुझे माफ करना, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। वो क्या है ना, मैं अनाथ हूँ, मुझे सही गलत सिखाने वाला कोई नहीं था। पर तुम्हारी बात सुनकर अब मुझे एहसास हो रहा है मैं कब तक कितनी बड़ी भूल करता रहा था। तो ठीक है, अब से मैं भी तुम्हारी तरह शाकाहारी बन जाऊंगा। हाँ, मुझे भी माफ कर देना अगर मेरी बातों से तुम्हारे दिल को कोई ठेस पहुंची हो तो। अरे नहीं नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो और बस ऐसे ही मुझे डांटा करो अगर मैं कोई गलती करता हूँ। नहीं तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत। वैसे तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें मछलियों से काफी लगाव है। हाँ, वो तो है। जिसके बाद उन दोनों के बीच एक अलग ही रिश्ता बनने लगता है। दोनों ही एक परिवार की तरह रहते हैं और खाते हैं। बहुत दिन बीत जाते हैं और दोनों इतने दिनों तक एक साथ रहते हैं। उन्हें आपस में प्यार होने लग जाता है और वो कब एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके होते हैं उन्हें खुद भी इस बात का आभास नहीं होता। यार गगन, क्या नसीब है हमारा। अच्छा हुआ कि हम बच गए। मुझे तो लगा था कि अब हमें अपनी पूरी जिंदगी काल कोठरी में ही गुजारनी पड़ेगी, लेकिन महाराज, मैं ले आया उन दोनों को महाराज। अच्छा, तो यही है वो दोनों जो कह रहे हैं कि उन्होंने जलपरी को पकड़ा था? जी महाराज, हम वही हैं, लेकिन हमारा विश्वास कीजिए, हम झूठ नहीं कह रहे। हमने सच में एक जलपरी को पकड़ा था, पर पता नहीं कैसे जब हमने उसे बाहर निकाला तो जलपरी के स्थान पर एक स्त्री बाहर आ निकली। हाँ, मुझे तो लगता है महाराज, हो ना हो उसके पास रूप बदलने की शक्ति है और इसी शक्ति का फायदा उठाकर उसने अपना रूप बदल लिया होगा। हमारा विश्वास कीजिए महाराज, हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं, पर हम सच कह रहे हैं महाराज। अच्छा, तुम चिंता मत करो, किसी को तुम्हारे ऊपर भरोसा हो ना हो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। हमें एक बहुत ही सिद्ध ऋषि ने बताया है एक जलपरी के बारे में कि जलपरियां सच में होती है और उसकी शक्तियों से मैं खुद को और इस राज्य को इतना शक्तिशाली बना सकता हूँ कि कोई भी दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और इसलिए हम उस जलपरी को ढूंढ रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो आप ये समझिए कि आपकी तलाश अब खत्म हो गई महाराज, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गई होगी। उसे तो अपने घर का रास्ता भी नहीं पता होगा। हाँ, तुमने उचित कहा और इसलिए हम तुम्हें आजाद करते हैं। चूंकि तुम दोनों ही हो जिन्होंने उस जलपरी का चेहरा देखा है, इसलिए हम उस जलपरी को ढूंढने की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपते हैं। बदले में हम तुम्हें इतना धन देंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। सही कहा, वो तो अच्छा हुआ कि महाराज को जलपरियों के बारे में पहले से पता था और इसलिए हम बच पाए, नहीं तो हमें आजीवन कारागार में ही रहना पड़ता। ये सब उस जलपरी की वजह से हुआ है, इसलिए मैं कैसे भी करके उस जलपरी को ढूंढ कर ही रहूंगा। हाँ, और इसी बहाने हम बदला भी ले लेंगे और बहुत अमीर भी बन जाएंगे। हाँ, बस एक बार वो जलपरी मिल जाए। कितने दिन हो गए पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं आसमान निकल लिया या पाताल में चली गई। हाँ, वो सब तो ठीक है मगन, पर वो देख, वो तो अर्जुन है ना, वो तो अकेला रहता है, फिर ये चूड़ियां किसके लिए खरीद रहा है? मुझे तो लगता है इसकी शादी हो गई। चल कर पूछते हैं। अरे क्या बात है अर्जुन, लगता है तेरी शादी हो चुकी है, लेकिन तूने हम दोनों को अपनी शादी में नहीं बुलाया, एक ही पल में पराया कर दिया। हाँ, अरे नहीं नहीं, तुम लोग को किसने कहा कि मेरी शादी हो चुकी है?
अरे किसी को कहने की क्या जरूरत है, सभी को पता है कि तू एकदम अकेला है। ना तेरी कोई माँ है, ना बहन है, और ना ही कोई रिश्तेदार। तो तू यहाँ चूड़ियाँ खरीद रहा है, तो सीधी बात है ना, अब ये चूड़ियाँ तू तो नहीं पहन रहा, तो तेरी शादी हो चुकी है, तभी तू ये चूड़ियाँ अपनी पत्नी के लिए ले रहा है ना? अरे तुम दोनों भी ना खुद से ही मन में जो आता है सोच लेते हो। असल में बात ऐसी है कि मेरी शादी नहीं हुई है, पर मैं अब अकेला भी नहीं रहा। इसकी शादी नहीं हुई है और ये अकेला भी नहीं है। यार गगन, लगता है ये पागल हो चुका है, इसलिए ये क्या बोल रहा है इसे भी नहीं पता होगा। अरे मेरा मतलब है कि मेरे घर में एक लड़की बहुत दिनों से रह रही है। बेचारी को 2 लोगों ने अगवा कर लिया था बेचने के लिए। वो तो गांव वालों ने ऐसा होने नहीं दिया। वो भी मेरी तरह अकेली है, ऊपर से वो इस गांव में अनजान भी है, तो मैंने तो बस उसे सहारा दिया है। इससे मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाता है। वो घर के काम कर लेती है और मैं बाहर काम। अब काम आसान हो गया है, तो ये बस उसी के लिए एक तोहफा है। हाँ, अरे तू सच में कितना भोला है अर्जुन, किसी पर भी आसानी से भरोसा कर लेता है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो गगन, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। अरे गगन के कहने का अर्थ है तुम्हें मूर्ख बनाया गया है। तुम जिस लड़की के साथ इतने दिनों से रह रहे हो वो मामूली लड़की नहीं, बल्कि एक जलपरी है, जलपरी। हाँ, अरे ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मगन बिल्कुल उचित कह रहा है अर्जुन, मैं तुम्हें सारी बात विस्तार से बताता हूँ। जिसके बाद गगन अर्जुन को सारी बात विस्तार से शुरू से और अच्छे से समझाते हुए बताता है। लगता है तुम दोनों ने भांग वांग पी ली है, इसलिए ऐसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो। भला जलपरी जैसी कोई चीज भी होती है क्या? पर अर्जुन, हम सच कह रहे हैं, हमारा विश्वास करो। छोड़ मगन, इससे इस बात पर भरोसा नहीं होने वाला। मूर्खों को समझाकर कोई लाभ नहीं है। चल चलते हैं, मंत्री जी को खबर भी तो देनी है। हाँ। जिसके बाद मगन और गगन दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और अर्जुन उन दोनों की बातों को अनदेखा कर वहाँ से सीधे अपने घर चला जाता है। क्या बात है, आज बड़ी जल्दी घर चले आए? हाँ, आज ज्यादा काम नहीं था तो जल्दी आ गया। और ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, ये तो चूड़ियाँ हैं, कितनी सुंदर हैं। हाँ सुंदर तो है। वैसे तुम्हें एक बात बतानी है, जिन लोगों ने तुम्हें अपहरण किया था वो मूर्ख और कोई नहीं, मेरे मित्र थे। पर कह रहे थे कि उन्होंने जलपरी को पकड़ा था और मुझे कह रहे थे कि तुम वो जलपरी हो। लगता है उनका दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए आज वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे। भला जलपरी जैसे कोई चीज भी होती है क्या? अर्जुन की बातें सुनकर अनीता शांत हो जाती है और घबरा सी जाती है। क्या हो गया अनीता, तुम घबराई हुई क्यों दिख रही हो? अरे कुछ तो बोलो। अर्जुन, बात ऐसी है कि वो सच कह रहे थे, जलपरियां होती है और मैं जलपरी ही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो अनीता? देखो मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। ये सब बोलकर मुझे अब मत डराओ। पर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होगा, इसलिए मैं अभी तुम्हें अपनी असली रूप को दिखाती हूँ। जिसके बाद अनीता अपने असली रूप में आ जाती है। अर्जुन अनीता की जलपरी वाले रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है और उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता है। देखो अर्जुन, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, पर मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें अपनी असलियत बता दी तो क्या होगा। तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ। ये इंसानों का इलाका है और अगर किसी को भी तुम्हारे असलियत का पता चल गया तो तुम सुरक्षित नहीं रह पाओगी, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा अनीता। ये तुम क्या कह रहे हो? तो क्या तुम्हें भी मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना है? मैं मानती हूँ कि मैं इंसान नहीं हूँ, पर फिर भी मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। मुझे खुद से अलग मत करो अर्जुन।
नहीं अनीता, तुम गलत समझ रही हो। प्यार तो मैं तुमसे करने लगा हूँ, पर मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें दूर जाने कह रहा हूँ। जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि उन दोनों को पता चल गया है कि तुम मेरे घर पर हो और वो किसी भी वक्त यहाँ मंत्री जी और सैनिकों के साथ तुम्हें पकड़ने आते ही होंगे। यहाँ आ जाएंगे नहीं, हम आ चुके हैं। सैनिकों, पकड़ लो इस स्त्री को और ले चलो महाराज के पास। हाँ, नहीं, मेरे होते हुए अब अनीता को कोई छू भी नहीं सकता। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? ये जानते हुए भी कि ये कोई आम स्त्री नहीं बल्कि एक जलपरी है, तुम इसे क्यों बचाना चाहते हो? ये इंसान नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इसे आजाद रहने का कोई हक नहीं। ये भले ही एक जलपरी है, लेकिन मेरी सच्ची दोस्त है और इसलिए मैं इसे कुछ होने नहीं दूंगा। हाँ, लगता है जलपरी ने इसे अपने काबू में ले लिया है। ये जलपरी सच में मायावी है। सैनिकों, मंत्री के इशारा करते ही सैनिक जोर से अर्जुन के सर पर लाठी मारते हैं और अर्जुन उसी वक्त बेहोश हो जाता है। देखो जलपरी, अगर तुम हमारे साथ चुपचाप नहीं चलती हो तो हम इस अर्जुन के साथ क्या करेंगे, तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती हो। हाँ, नहीं नहीं, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बस अर्जुन को कुछ मत करना। जिसके बाद अनीता इंसानी रूप में आ जाती है और मंत्री के साथ वहाँ से चली जाती है। उस घटना के बहुत देर बाद अर्जुन को होश आता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये सब मेरी गलती है। काश मैंने उन दोनों को अनीता के बारे में बताया ही नहीं होता। तभी अचानक से ही एक सांप अर्जुन के पास आ जाता है। अच्छा है कि ये सर्प यहाँ आ गया। मैं वैसे भी अब जीना नहीं चाहता हूँ। बचपन से ही मैं बिल्कुल अकेला घुट घुट कर रहता आया हूँ, और जब मुझे कोई ऐसी मिली जिसे मैं अपना कह सकूं, जिसके साथ मैं रहने के सपने देख रहा था, अब तो वो चली गई। मैं उसे बचा नहीं पाया। इसलिए हे नाग देवता, आप मुझे काट ले और मुझे इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दे दे। नहीं अर्जुन, मैं यहाँ तुम्हें काटने नहीं आया, बल्कि तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये क्या? ये सर्प बोल कैसे सकता है? क्योंकि मैं कोई आम सर्प नहीं हूँ, मैं नागराज का एक सेवक हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ ताकि तुम जलपरी को बचा सको। हाँ, पर भला आप मेरी मदद क्यों करेंगे? क्या आपको इसके बदले में कुछ चाहिए? नहीं अर्जुन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस जलपरी को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि जलपरी और हमारे महाराज नागराज के बीच अच्छी दोस्ती है और जलपरी ने हमेशा ही मुसीबतों में नागराज का साथ अच्छे से निभाया है और इसलिए हम जलपरी को कुछ होने नहीं दे सकते। अगर नागराज को ये पता चल गया कि जलपरी को कैद कर लिया गया है तो इस गांव का और राजमहल का एक भी व्यक्ति नहीं बच पाएगा, सब मारे जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि नागराज को पता चलने से पहले तुम उस जलपरी को बचाओ। हाँ, अच्छा, तो ये बात है। आप तो सच में काफी बुद्धिमान हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं अनीता को कैसे बचाऊं। इसका उपाय भी है मेरे पास। जिस नदी से उस जलपरी को पकड़ा गया, उसी नदी के बीचों बीच एक नारियल का पेड़ है और वो कोई आम पेड़ नहीं। उस पेड़ पर लगा नारियल एक अद्भुत शक्तियों वाला नारियल है, जिसे जो व्यक्ति पी लेता है वो कुछ देर के लिए अदृश्य हो सकता है। तुम्हें बस उसी नारियल के पानी को पीकर अदृश्य होकर महल जाना होगा और जलपरी को बचाना होगा। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसी भी कुछ चीजें होती है, पर अनीता के असली रूप को देखकर और आपको देखकर भी ना चाहते हुए भी इन बातों पर भरोसा करना पड़ रहा है। तो ठीक है, मैं अब चलता हूँ और आपका धन्यवाद कि आपने मेरी मदद की और लोगों की जान नहीं चली जाए, इसलिए नागराज को इस बारे में कुछ नहीं बताया। जिसके बाद अर्जुन उस सांप के कहे अनुसार वो उसी नदी के पास जाता है जहाँ से मगर और गगन ने अनीता को पकड़ा था और नाव के माध्यम से नदी के बीचों बीच जाने लगता है। और तभी उसे सच में एक नारियल पेड़ दिखाई मिलता है, जिसे वो तोड़ लेता है और वहाँ जाने लगता है। नारियल ले जाने के पश्चात
वो एक नारियल का पानी भी पी लेता है। अरे वाह, मैं तो सच में अदृश्य हो गया। अब मुझे जल्दी से चलना चाहिए, इससे पहले कि वो लोग अनीता के साथ कुछ बुरा करें। हाँ, इसके बाद अर्जुन अदृश्य होकर महल के अंदर घुस जाता है और उसी काल कोठरी में जाता है जहाँ अनीता को बंदी बना रखा होता है। अनीता, अच्छा हुआ कि तुम सही सलामत हो। मैं तो डर ही गया था। ये क्या? ये तो अर्जुन की आवाज है। पर तुम कहाँ हो अर्जुन? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? या ये मेरा कोई वहम था? नहीं अनीता, ये कोई वहम नहीं है। मैं सच में यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ। मैंने उस नारियल का पानी पी रखा है जिससे मैं अदृश्य हो सकूं। पर तुम्हें उस नारियल के पेड़ के बारे में कैसे पता चला? जब वो लोग तुम्हें जबरदस्ती वहां से ले गए थे, तभी नागराज का एक सेवक मेरे पास आया था। उसी ने उस नारियल के पेड़ के बारे में बताया। ये देखो, मैंने एक नारियल तुम्हारे लिए भी थोड़ा बचाया है। इसे जल्दी से पी लो और भाग चलो मेरे साथ। हाँ। जिसके बाद अनीता भी उस नारियल के पानी को पी लेती है और अर्जुन के साथ महल से भाग जाती है और अर्जुन उसे उस नदी के पास ले चला जाता है। चलो, अब इस नारियल के पानी का भी असर खत्म हो गया है। अब जल्दी करो अनीता और चलो चलो यहाँ से। ये तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? मैं तुम्हें ऐसे यहाँ छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। नहीं अनीता, माफ करना, पर यह संभव नहीं। तुम इंसानों के यहाँ नहीं रह सकती हो। यहाँ तुम्हें काफी खतरा है। खतरा तो तुम्हें भी है अर्जुन। तुम्हें क्या लगता है मेरे जाने के बाद महाराज तुम्हें छोड़ देंगे? नहीं अर्जुन, वो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तुम्हें मृत्यु दंड भी मिल सकता है। तुम उसकी चिंता मत करो अनीता, वो सब मैं संभाल लूंगा। तुम बस जाओ यहाँ से। नहीं, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें ऐसे यहाँ अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम समझती क्यों नहीं हो अनीता? तुम जाओ यहाँ से। समझ तो तुम नहीं रहे हो। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम चाहते हो कि मैं इंसानों के यहाँ ना रहूं, तो तुम मेरी दुनिया में चलो और मेरे साथ रहो। अगर ये संभव होता तो मैं जरूर जाता, पर इंसान पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। पर अगर मैं तुम्हें इंसान से जलपरी में बदल दूं तो? ये तुम क्या कह रही हो अनीता? क्या ऐसा सच में संभव है? हाँ, संभव है। जिसके बाद अनीता अर्जुन को एक चमकती हुई मोती देती है। ये सागर मोती है। इसे खा लेने से इंसान के अंदर जलपरी की शक्तियां आ जाती हैं और वो आधा इंसान और आधा जलपरी में बदल जाता है, जिससे तुम पानी और जमीन दोनों स्थान पर रह सकते हो। अब इसे ग्रहण करो और चलो मेरे साथ मेरी दुनिया में। जिसके बाद अर्जुन वो मोती खा लेता है और वो कुछ ही देर में जलपरी में बदल जाता है और फिर अर्जुन अनीता के साथ वहां से चला जाता है जलपरियों की दुनिया में। और वहीं दूसरी तरफ राजा ध्रुवसेन की सारी योजना में पानी बिखर जाता है और उसका सपना बस सपना ही रह जाता है। इस गांव में न जाने कितने लोगों को इस रुद्रांश ने मार डाला। अब इसकी बारी है। अब ये भी मरेगा उसी तरह जिस तरह इस गांव के लोग मारे गए। मेरा छोटा भाई मारा गया। हाँ, अब इसको क्या लगा, ये मेरी पुत्री से विवाह कर लेगा और मैं इसके सारे गुनाह पर पर्दा डाल दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजा महेंद्र गजनेर की भीड़ के साथ महल से बाहर रुद्रांश को घसीटते हुए बाहर ला रहे थे। पूरे गजनेर के लोग उस भीड़ में शामिल थे। हर कोई भड़का हुआ था। सबने किसी न किसी अपने खास को खोया था। मेरा एक ही पोता था, इस रुद्रांश ने उसको भी मार दिया। अब मैं अपना बुढ़ापा कैसे गुजारूंगी? महाराज, इसको इतना दंड देना कि कभी कोई फिर दोबारा ऐसी गलती ना करे। रुद्रांश के सुंदर शरीर पे गहरे जख्म थे। अचानक रुद्रांश की आंखों का रंग नीला पड़ गया और उसके नुकीले दांत बाहर निकल आए। रुद्रांश का चेहरा खौफनाक हो गया। एक ही पल में उसका इंसानी शरीर विचित्र इंसान में बदल गया। जैसे वो ना इंसान हो ना जानवर, कोई अलग ही रूप था इस धरती पे।
फिर उसकी आवाज बहुत ही भयंकर हो गई। लोग डर से दूर भागने लगे। राजा महेंद्र भीड़ को समझाते हुए बोले, डरने की जरूरत नहीं, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। जितने लोगों का इसने खून पीना था ये पी चुका है। अब ये हम इंसानों से भी ज्यादा कमजोर हो गया है। इसकी ताकत निचुड़ चुकी है। राजा महेंद्र अपने गांव के लोगों को इशारे करते हुए बोले, ले चलो इसे। आज सूरज डूबने से पहले इसको जिंदा जलाना होगा। ये जिंदा बच गया तो अनर्थ हो जाएगा। कोई नहीं बचेगा, ना इस गांव में ना इस राज्य में। इस गांव में या तो रुद्रांश रह सकता है या हम इंसान। गांव वाले रुद्रांश को गजनेर के चौराहे पर ले आए। चारों तरफ से शोर की आवाजें आने लगी। मारो इसे, बचना नहीं चाहिए, मारो मारो। इसने मेरी पत्नी को मार डाला। मेरी 4 महीने की बच्ची बिना माँ के हो गई। मुझे तो ये नहीं पता मैं अपनी बेटी को क्या जवाब दूंगा। जब वो बड़ी होकर मुझसे अपनी माँ के बारे में पूछेगी तो मेरा हंसता खेलता घर इस रुद्रांश ने बर्बाद कर दिया। इस रुद्रांश को मैं अपने हाथों से सजा दूंगा। जो मौत इसने मेरी पत्नी को दी वही मौत मैं इसको दूंगा। हाँ। सबकी आंखों में खून उतरा हुआ था। सब लोग अपनों को याद कर रहे थे जिन्होंने रुद्रांश की वजह से उन्हें खोया था। हर एक इंसान उसको अपने हाथों से सजा देना चाहता था। रुद्रांश का शरीर कमजोर हो चुका था क्योंकि इंसानी खून रुद्रांश की खुराक थी और अपने प्यार के लिए उसने इंसानी खून छोड़ दिया था। वो इतना शक्तिशाली होकर भी कमजोर हो चुका था। एक सैनिक ने राजा महेंद्र को आग की जलती मशाल दी। रुद्रांश जमीन पर घुटने टिकाकर बेबस बैठा हुआ था। उसकी आंखों में किसी के लिए बेपनाह चाहत थी। उसके मन से आवाज आई, काश मैं मरने से पहले तुमको एक बार देख पाता। मेरे कारण आज तुम जहाँ भी हो उससे तुमको आजाद कर पाता। काश मैं कभी इंसान बनता ही नहीं, ये फिर इंसान बनने की कोशिश करता ही नहीं। इंसान बनने के बाद मेरा दिल भी इंसानों की तरह मोम हो गया है, जो अब मुझे बेपनाह दर्द दे रहा है। मैं चाहकर भी इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसे तो अच्छा मैं तभी था जब इंसान देते ही मेरा खून जाग जाया करती थी। ये तुमने मुझे क्या बना दिया राजकुमारी। तुमने मुझे बेशुमार प्यार देके कमजोर कर दिया। दुख मुझे इस बात की नहीं है कि मैं मरने वाला हूँ। दुख इस बात का है कि तुम्हारा ना जाने क्या होगा मेरे जाने के बाद, क्योंकि मेरे बिना रहने की तुमको आदत नहीं। जितना प्रेम मैं तुमसे करता हूँ उतना ही प्रेम तो तुम मुझसे भी करती हो ना। वो आंखें बंद करके किसी को बेपनाह याद कर रहा था। राजा महेंद्र जलती मशाल लेकर रुद्रांश की तरफ बढ़े और मशाल रुद्रांश के शरीर को लगा दी। कुछ ही देर में रुद्रांश के शरीर ने आग पकड़ ली, जिससे रुद्रांश चीखने लगा। ऐसा मत करो, मुझे उसकी सजा मत दो जिसका मुझे हर पल अफसोस है। हाँ, मैंने गुनाह किया था, परंतु आपकी पुत्री से प्रेम होने के बाद मैं इंसानों की तरह हो गया हूँ। मैं अब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मुझे माफ कर दो। मुझे इंसानों के बीच रहने का एक मौका दो। मेरी पत्नी मेरे बिना नहीं जी पाएगी। मैं मेरी पत्नी को इस संसार में अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने उससे वादा किया था, मैं कभी उसको अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी चीखें जैसे किसी के कानों में आ ही नहीं रही थी, या फिर कोई सुनना नहीं चाहता था। सब रुद्रांश को जलता देख खुश हो रहे थे। आज जैसे गजनेर से सालों पुराना कहर मिटाया जा रहा था। वो खौफ जिसने इंसानों को अंदर से मार दिया था। रुद्रांश की चीखों से लोगों के दिल से वो खौफ निकलकर तेजी से भाग गया था। गांव की एक बूढ़ी औरत कमला रोते हुए बोली, अब हमारा गजनेर इस विचित्र जानवर से मुक्त हो गया। अब हम भी सुकून की नींद में सोएंगे। अब कोई माँ बेटा नहीं खोएगी। फिर किसी का बुढ़ापा तन्हा नहीं गुजरेगा। जहाँ गांव वाले खुश थे, वहीं आग की लपटों में तड़पता रुद्रांश अपनी आखिरी सांसें लेने लगा।
उसकी आंखों में मौत से ज्यादा किसी और से बिछड़ने का गम था, जो मौत से कई ज्यादा दर्दनाक था। फिर रुद्रांश की आंखों के सामने वो खूबसूरत मंजर आ गया, जिसकी शुरुआत गजनेर गांव से हुई थी। एक एक करके सारा मंजर उसकी आंखों में घूम गया। काश वो दिन जिंदगी में आया ही नहीं होता। उसकी सांस टूट ही रही थी और वो जिंदगी के वो खूबसूरत पल याद करने लगा, जिसने उस जैसे विचित्र प्राणी को बदल कर रख दिया था। भोर के 3 बजे मसान घाट की सुनसान गलियों से भागता अधेड़ उम्र का एक आदमी जा टकराता है एक हट्टे कट्टे सुंदर लड़के से, और उस लड़के के पलटते ही आदमी के मुंह से चीख निकलते निकलते रुक जाती है। अरे भाई, तुमने तो डरा ही दिया। मुझे लगा गांव में कोई जानवर घुस आया है। अरे काका, इस उम्र में गांव में रात भर पहरा दे रहे हो? जाओ अपने घर जाओ, पहरा मैं दे दूंगा। ठंड बढ़ने लगी है, इस उम्र में शरीर में ठंड घुस जाए तो जल्दी से ठीक नहीं होती। हाँ, वो बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु मैं तो एक सैनिक हूँ, राजमहल का सैनिक। यहाँ पहरा नहीं दूंगा तो राजमहल में जाके देना पड़ेगा। अब गांव में भी मेरे परिवार है, यहाँ पहरा दूंगा तो लगेगा अपने परिवार और गांव के लोगों के लिए भी कुछ कर रहा हूँ। वैसे तुम कौन हो? इतना सुंदर जवान इंसान तो इस गांव में कोई नहीं। इस गांव में जितने भी जवान हैं सब शहर जाकर काम करने लगे। तुम गांव में क्या कर रहे हो? मैं इस गांव का नहीं हूँ, दूसरे गांव से आया हूँ। हाँ, फिर तो तुमको कुछ पता ही नहीं होगा। इस गांव में ना कुछ दिनों से एक विचित्र सा जानवर आया है जो इंसानों का खून पीता है। तुमको अपने गांव चले जाना चाहिए। वैसे भी रात बहुत हो गई है, तुमको कुछ हो गया तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे गांव से आए हो, हमारे मेहमान हो, तुमको आगाह करना हमारा कर्तव्य है। हाँ, तुम इंसानों की बातें सुनकर मेरा दिल पिघल सा जाता है। हाँ। रुद्रांश की बात सुनकर सूरज के चेहरे के रंग बदल गए। इंसानों की बातें? क्या तुम इंसान नहीं हो? हाय रे, कहीं मेरे मुंह से सच तो नहीं निकल गया। फिर वो मुंह बनाकर बोला, अब निकल गया तो निकल गया। अब मेरे शब्द वापस मुंह में तो नहीं जा सकते। अब क्या कर सकते हैं? वैसे आप बताओ काका, आप क्या जानते हो मेरे बारे में? मेरा मतलब है कि गांव में लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं मेरे बारे में, मुझे भी तो पता लगना चाहिए। आखिर जो शिकार बनने वाले हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगा। हाँ। अब तो मेरी भूख का समय हो रहा है, किसी और समय में मिलते तो जाने देता, अब तो नहीं जाने दे सकता। हाँ। इसका मतलब भोर के समय तुम इसलिए आए ताकि गांव में फिर से किसी का शिकार कर सको, परंतु मैं ये कैसे मान लूं एक इतना जवान सुंदर इंसान किसी का खून भी पी सकता है? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? रात में मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि चेहरा इतना रोशन चांद जैसा हो, आखिर वो कैसे किसी को मार सकता है? कोई बात नहीं काका, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो कुछ नहीं कर सकते, परंतु हाँ, आपकी तसल्ली के लिए मैं अभी आपको आपका खून पीकर दिखा देता हूँ। कौन हो तुम और इस गांव में कैसे आए? रुद्रांश ने आसमान की ओर देखा। उसके आसमान की ओर देखते ही बिजली जोर से कड़की। उसका इंसानी सुंदर शरीर एक डरावने प्राणी में बदल गया। सूरज के मुंह से जोर की चीख निकली। ओह, ये क्या चीज है? आधा इंसान आधा जानवर। ये तो कोई बहुत ही विचित्र चीज है। मुझे ये बात गांव वालों को बतानी होगी। सूरज उल्टे पैरों से भागने लगा। सूरज के पीछे पीछे रुद्रांश भी भागने लगा। सूरज ने जोर से शोर मचाने की कोशिश की, पर फिर उसके गले से आवाज ही नहीं निकली।
बिजली की तेजी से रुद्रांश सूरज के सामने आकर खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्यों काका, भागा नहीं जा रहा? इतनी जल्दी हार मान लिया आपने? सूरज ने भागने की कोशिश की परंतु भाग नहीं पाया। डर से सूरज के मुंह से अब कुछ निकलना ही बंद हो गया। वो बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा था परंतु बोल नहीं पा रहा था। जिस खतरनाक जानवर के बारे में उसने सुना था वो सोच भी नहीं सकता था वो इतना भयानक और विचित्र हो सकता है और एक ना एक दिन उसके सामने भी जरूर आकर खड़ा हो सकता है। मेरा सच गाँव वालों को बताओगे और अफसोस उसके लिए तुमको जिंदा रहना पड़ेगा जो अब रह नहीं पाओगे। सूरज ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली जैसे कबूतर को देखकर बिल्ली आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि भागने का कोई फायदा नहीं था। मेरी पत्नी और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो। रुद्रांश ने उसकी एक न सुनी। सूरज अब बुरी तरह से डर चुका था। रुद्रांश ने सूरज के गले पे अपने नुकीले दांत गड़ा दिए और खून का एक एक कतरा चूस लिया। एक चीख के साथ सूरज हमेशा के लिए खामोश हो गया। अब इससे पहले मुझे कोई देख ले, मुझे तुरंत यहाँ से जाना चाहिए। ये सोचते हुए रुद्रांश गांव से बाहर आ गया। सुबह होते ही गजनेर गांव में सूरज की लाश मिली। लाश के चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे, अरे देखो जरा, किसकी लाश है? अरे ये तो सूरज है, महल का पहरेदार। सुनने में आया था गांव में कोई खतरनाक जानवर उतर आया है, इसलिए अब सैनिक एक एक करके जाकर पहरा दे रहे थे। कल रात सूरज की बारी थी पहरा देने की और देखो जो सुना था वो ही हो गया है। गांव के लोगों में अफरा तफरी मच गई। उसके शरीर से खून का एक एक कतरा चूस लिया गया था। उसकी गर्दन पे गहरे दांत के निशान से पता लगता था कि किसी जानवर ने सूरज पे हमला किया है। गांव में शोरगुल की आवाज सुनकर राजा महेंद्र भी वहां आ गए। सूरज की लाश देखकर वो बहुत दुखी हुए और जैसे ही नजर सूरज के गले पे गई तो वो गहरी सोच में चले गए। गांव के आसपास दूर दूर तक कोई भी जंगली जानवर नहीं था, तो फिर ये सूरज के गले पे ये निशान कैसा है? राजा महेंद्र महल के अंदर आ गए और अपने सैनिकों से बोले, पता करो ऐसा कौन सा जानवर आया है इस गांव में जो इंसानों का खून पी रहा है। सूरज के साथ जो हुआ आगे से किसी और के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। गजनेर के एक बच्चे को भी खरोश तक नहीं आनी चाहिए। ये मेरी प्रजा नहीं बल्कि मेरा परिवार है। राजा महेंद्र गहरे सदमे में थे। राजकुमारी ने छुपकर राजा की तरफ देखा। लगता है पिताजी कुछ ज्यादा चिंता में हैं, परंतु पिताजी जो भी सोच रहे हैं वो जरूर गांव वालों की भलाई के लिए ही सोच रहे होंगे। जब तक मेरे पिताजी जैसे राजा इस राज्य में हैं, मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं। अब समय हो रहा है मैं अपनी सहेलियों के साथ शाम को रात में बदलता देखूं। राजा अपनी चिंता में डूबे थे और राजकुमारी चुपके से महल से छुपते छुपाते निकल गई। राजा की नजर पड़ी ही नहीं राजकुमारी पे। राजकुमारी प्रभा जो अभी 21 साल की थी, परंतु गांव वालों के लिए दिल में बहुत ही प्रेम रखती थी। बहुत ही कम ऐसा होता है जो हम महल से निकल पाते हैं। आज मौका मिल गया तो हाथ से जाने नहीं देंगे। शाम को रात में बदलता हुआ देख हम जरूर देखेंगे। एक अजीब सा सुकून मिलता है ये नजारा देखकर। वो गांव की गलियों से भागते हुए जा रही थी। राधा राजकुमारी की सेविका पीछे से उसको जोर से आवाज लगाते हुए बोली, राजकुमारी अब महल वापस चलो, महाराज ने देख लिया तो हम पे गुस्सा करेंगे। राधा प्रभा की खास दासी और दोस्त दोनों थी जो साई की तरह राजकुमारी प्रभा के साथ ही रहती थी। राधा की आवाज से राजकुमारी ने पीछे मुड़कर देखा परंतु रुकी नहीं। वो सुनते ही कब थी किसी की, उसने जो ठान लिया वो करके ही रहती थी। राजकुमारी बिना रुके बोली, हमने कहा था ना राधा, हमें शाम देखनी है।
तो बस देखनी है, चाहे उसके लिए पिताजी का गुस्सा ही क्यों न देखना पड़े। और हम राजकुमारी है, हम तुम्हें आदेश देते हैं, तुम हमारे साथ चलो। हमें गजनेर की ठंडी शाम को रात में बदलते हुए देखना है। कितना मजा आता है कभी कभी राजकुमारी बनकर आदेश देने में, पर ऊपर वाले हमें माफ कर देना। हम राधा को आदेश नहीं दे रहे हैं, बस आपको साथ चलने के लिए बोल रहे हैं। अब सीधे सीधे बोलते तो वो मानती नहीं, ये भी तो बहुत टेढ़ी है। राजकुमारी, अब हमें चलना चाहिए, बहुत रात हो गई है। महाराज को पता लगा तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, हमें डांटेंगे। तुम ठीक कह रही हो, चलो चलते हैं। राजकुमारी राधा के साथ महल की तरफ चल दी। महल जाके राजकुमारी पीछे के रास्ते से अपने कमरे में गई। अंदर आई तो वो चौंक गई। पिताजी, आप यहाँ? मुझे बुला लेते, मैं आ जाती। आपने क्यों कष्ट किया? तुम महल में होती तो बुलाते ना। कितनी बार बोला है गांव वालों के साथ ऐसा ना जाया करो। तुम एक राजकुमारी हो, हमारी इकलौती संतान। अपने बारे में नहीं तो गजनेर के बारे में तो सोचो। पिताजी, हमारा मकसद सिर्फ इतना है, लोगों के बीच रहकर उनकी बातें सुनकर उनकी तकलीफें दूर करना। सब लोग महल में नहीं आ सकते मदद मांगने। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी परेशानी को छुपा कर रखते हैं। हम बस उनके बीच रहकर उनकी मदद करना चाहते हैं। राजा महेंद्र राजकुमारी को कुछ बोलते उससे पहले ही महल का सैनिक शंभू भागते हुए आया और घबराते हुए बोला, महाराज जल्दी चलिए, महल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। वो लोग किसी की लाश लेकर आए हैं। हाँ, ये तो अब रोज का हो गया है। तुम जाओ और उनको वापस भेज दो। राजकुमारी ये सुनकर चिंता में आ गई। उसने राजा से कुछ नहीं पूछा। महाराज वहां से चले गए। रात के समय राजकुमारी अपने कक्ष में बैठी हुई थी। उसका मन बड़ा बेचैन था। समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है हमारे गांव में। कौन है वो जो सबका खून पी रहा है? आखिर उसका मकसद क्या है? कैसा दिखता है वो? गांव में उसे किसी ने नहीं देखा, फिर उसको पिताजी कैसे पकड़ेंगे? माँ कहती थी हम दुश्मन को तभी हरा सकते हैं जब हम उसको पहचान सकते हो। वो कुछ देर सोचती रही, फिर महल के पिछले द्वार से बाहर आ गई। अब हल्की हल्की सुबह होने लगी थी। राधा भी उसके पीछे आ गई। आप अंदर चलिए, महाराज ने आपको बाहर जाने से मना किया है। गांव में खतरा बढ़ गया है। अरे अब तो दिन निकल आया। अब कौन सा खतरा? दिन में पिताजी हमको गांव में जाने से नहीं रोकते। इतनी रोक टोक तो पिताजी हम पर नहीं लगाते जितनी कि तुम हम पर लगाती हो। माफ कीजिए राजकुमारी, हमारा वो मतलब नहीं था। वो अंदर जाने ही वाली थी कि तभी राजकुमारी की नजर एक सुंदर लड़के पे पड़ी, जिसकी सुंदरता देखकर राजकुमारी एक पल के लिए अपनी पलकें झुकाना ही भूल गई। राजकुमारी के ऐसे देखने से वो लड़का भी एक पल के लिए बेचैन सा हो गया। वो सुंदर लड़का और कोई नहीं बल्कि रुद्रांश ही था, जो अपना शिकार करने के बाद अब गांव से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था। अरे इस महल के पीछे एक गुरुद्वारा है, वहीं से मैं रोज निकलकर अपनी दुनिया में जाता हूँ। उस रास्ते में ना कोई आता है ना जाता है, और आज मुझे शिकार में देरी हो गई। दिन निकल गया। अब ये राजकुमारी टकटकी बांध के मुझे घूर रही है। अब इसकी नजर मुझसे हटे तभी तो मैं इस गुप्त द्वार से अपनी दुनिया में जाऊं। क्या मुसीबत है, ये लड़की नजर ही नहीं हटा रही। रुद्रांश बेचैन होकर आसपास देखने लगा, परंतु इस गांव से बाहर जाने के सारे रास्ते राजा ने कड़ी पहरेदारी में लगा दिए थे, और वैसे भी अब दिन था तो रुद्रांश का शिकार करने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। राजकुमारी तो अंदर नहीं गई और राजा महेंद्र भी बाहर आ गए। राजकुमारी को रुद्रांश को घूरता देखकर बोले, क्या हुआ राजकुमारी, आप कुछ सोच रही हो? राजा की आवाज जैसे ही कानों में पड़ी, राजकुमारी गहरी सोच में बाहर आई। अब राजा की नजर भी रुद्रांश पे पड़ चुकी थी। राजा ने एक बार रुद्रांश को और फिर राजकुमारी को देखा। वो समझ गए राजकुमारी रुद्रांश की सुंदरता में खो सी गई थी। कौन है ये खुश शक्ल लड़का?
और मेरे राज्य में क्या कर रहा है? कहीं ये किसी राज्य का राजकुमार तो नहीं? अब इतनी सुंदरता तो एक राजकुमार के पास ही हो सकती है, परंतु ये कौन है? कौन से राज्य का राजकुमार हो सकता है? मुझे इससे पूछना चाहिए। हम इस राज्य के राजा हैं, तो इस गांव में आने वाले मेहमान की खातिरदारी हमारा फर्ज है। राजा खुश होकर आगे बढ़े और रुद्रांश से बोले, अरे राजकुमार, आप सुबह सुबह यहाँ? क्या आप कोई संदेश लेकर आए हैं अपने राज्य से? वैसे आपका घोड़ा कहाँ है? सच कहूं तो मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे लगा मैं पकड़ा जाऊंगा, परंतु यहाँ तो राजा की बेटी के साथ साथ राजा भी मोहित हो चुके हैं। अब मैं क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ से? राजकुमार, कोई चिंता वाली बात है क्या? नहीं नहीं महाराज, मैं अपने राज्य जा रहा था, फिर इस गांव के लोगों को कहते सुना इस गांव में कोई मुसीबत आई है, तो रोक नहीं पाया खुद को। मेरे अंदर ना नेक दिल कूट कूट कर भरी हुई है। अब किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता मैं। अब आपका राज्य हो या मेरे पिताजी का राज्य, सबकी मदद कर सकूं ऐसा चाहता हूं मैं। हा, ये तो नहीं जानते हम तुम कौन हो, किस राज्य से आए हो, परंतु तुम्हारे विचार हमसे मिलते हैं। अंदर आओ, बैठकर बात करते हैं। इसको कहते हैं बुद्धि का खेल। अब राजमहल में रहूंगा, यहीं से शिकार करूंगा और सुबह होते ही छुपने की भागने की भी जल्दी नहीं होगी। हाँ, जिस रुद्रांश को राजा अपने महल में लाए थे, उनको ये नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी गलती कर बैठे हैं। राजकुमारी रुद्रांश के महल में आ जाने से बहुत खुश हुई थी। राजकुमारी को पहली नजर में ही रुद्रांश से प्रेम जो हो गया था। रुद्रांश को रहने के लिए बहुत सही जगह मिल गई थी। अब गांव में एक के बाद एक मौत होने लगी थी। कोई नहीं पकड़ पाया रुद्रांश को, क्योंकि उसको पनाह जो राजमहल में मिली हुई थी। एक दिन रात के समय रुद्रांश अपने शिकार की तलाश में महल से बाहर जा रहा था। तभी राजकुमारी उसके पास आकर बोली, राजकुमार, आपको पता है हमें बालकनी से चांद देखना बहुत पसंद है। क्या आज आप हमारे साथ चांद देखना पसंद करोगे? आपको चांद पसंद है? आप देख लीजिए राजकुमारी, हमको चांद नहीं पसंद तो हम क्या देखें? रुद्रांश का इतना बोलना ही था कि राजकुमारी रोते हुए भाग गई और रुद्रांश सोच में पड़ गया। अरे ये मुझसे क्या हो गया? राजकुमारी मेरे प्रेम में पड़ चुकी है। वो चाहती है कि मैं उससे प्रेम करूं, परंतु मैं उसके प्रेम कैसे कर सकता हूं? मैं तो एक अलग ही खैर। रुद्रांश आगे बढ़ने लगा। शिकार की तलाश में वो महल से बाहर भी आ गया, परंतु उसका मन ही नहीं किया आज वो शिकार को तलाश करे। मुझे राजकुमारी को ऐसे मना नहीं करना चाहिए था। मैं जानता तो हूँ पहले ही दिन से कि वो मुझसे कितना प्रेम करती है। थोड़ी सी देर के लिए उनको खुश होने देता, राजा का भी भरोसा मुझ पे बना रहता। वो रोज मुझसे पूछते हैं मैं कब लौटूंगा अपने राज्य। मुझे महल में रुकने का बहाना भी मिल जाता और शिकार करने के लिए इतना बड़ा राज्य। ये दिमाग में आते ही रुद्रांश महल की तरफ बढ़ा और छत पे आ गया। तुमको तो पसंद नहीं है ना चांद, फिर क्यों आ गए हो? पसंद तो नहीं, परंतु पसंद किया जा सकता है। सच कहूं तो आज से पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। आज जैसे ही एहसास हुआ, उस एहसास ने मुझे आज यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया। रुद्रांश आया तो था अपने मतलब से, परंतु उसको पता ही नहीं लगा कि कब उसने सच बोल दिया है। राजकुमारी के एक तरफ प्रेम ने रुद्रांश जैसे जानवर के दिल में भी एक कसक जगा दी थी। वो घंटों तक ऐसे ही बैठे बातें करते रहे। फिर ऐसे ही कितने ही दिन बीत गए और अब राजकुमारी के साथ साथ रुद्रांश भी राजकुमारी से बेहद प्रेम करने लगा। ये मुझसे क्या हो गया? इंसानों के बीच रहकर उन्हीं का शिकार कर रहा हूँ और इंसान से ही प्रेम भी कर रहा हूँ। जिस दिन राजकुमारी को मेरे बारे में पता लगेगा तो वो मुझसे नफरत करेगी और मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं जो मैं राजकुमारी की नफरत को झेल पाऊं।
मैं राजकुमारी से बहुत प्रेम करता हूँ। जिस तरह से वो मुझे देखती है, मेरे साथ खुश रहती है, मेरे सामने एक छोटी बात मुझसे करती है, इन सब चीजों से राजकुमारी ने मुझे अपना आदी बना लिया है। अब मैं चाहकर भी इनसे निकल नहीं पाऊंगा। इससे पहले कि राजकुमारी को सच पता लगे, मुझे जाना चाहिए राज्य छोड़ के। राजकुमारी की आंखों में नफरत देखने से बच जाऊंगा। रुद्रांश उसी रात बिन बताए वहां से चला गया और राजकुमारी रुद्रांश के ऐसे जाने से बहुत परेशान हो गई और बिस्तर पकड़ लिया। राजा ने सब जगह रुद्रांश को ढूंढ लिया, परंतु रुद्रांश किसी राज्य का राजकुमार होता तो मिलता ना। गांव में मौत होनी भी बंद हो गई। एक राजा होकर मैं इतना नासमझ कैसे हो सकता हूँ? रुद्रांश का गायब होना, गांव में लोगों की मौत का रुकना, ये कोई अजीब इंतफाक नहीं। जरूर इसका आपस में कोई संबंध है। ये बात मुझे पहले क्यों समझ नहीं आई? अब मुझे ये समझ आ रहा है। मैं राजकुमारी से क्या कहूँ? जिस लड़के से उसे इतना प्रेम है, वो ही गांव वालों की मौत का कारण था। राजा राजकुमारी के पास गए और सब कुछ सच सच बता दिया। पिताजी, मैं इस इंसान से प्रेम कैसे कर सकती हूँ जो इंसान ही नहीं हो? मुझे शर्म आ रही है आज आपका सामना करने से भी। आज के बाद मैं कभी रुद्रांश को याद नहीं करूंगी। आप मुझे माफ कर दीजिए। आज से मैं फिर से वही बन जाऊंगी जो कभी थी। उसने अपने माता पिता से वादा कर लिया था, परंतु महल में हर कोने में रुद्रांश की याद बसी थी। वो मजबूत होकर भी बेबस हो गई। उसने बहुत कोशिश की रुद्रांश को भुलाने की, परंतु प्रेम तो प्रेम होता है, कहाँ खत्म होता है। राजकुमारी ने फिर से बिस्तर पकड़ लिया। उधर रुद्रांश का भी यही हाल था। 1 साल बीत गया। एक दिन रुद्रांश ने खुद से कहा, 1 साल हो गया, एक बार जाके राजकुमारी को देखता हूँ। क्या वो मेरे बिना खुश है? अगर खुश है तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। मुझे बस एक बार राजकुमारी को देखना है। रुद्रांश राजकुमारी की खिड़की में आकर खड़ा हो गया। जैसे ही राजकुमारी की आंखों ने रुद्रांश को देखा तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो भूल गई कि रुद्रांश कौन है। राजकुमारी और रुद्रांश दोनों ही इस समय बेबस होकर रो रहे थे। अब तो मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे सब पता है, उसके बाद भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? रुद्रांश, मुझसे एक बार विवाह कर लो, उसके बाद चाहो तो मेरा खून भी पी लेना। मेरे जीवन की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दो, मुझसे विवाह कर लो। यदि तुम एक इंसान होकर मुझसे विवाह करना चाहती हो तो मैं भी आज अपने प्रेम की सौगंध खाता हूँ। आज के बाद मैं कभी इंसान का खून को हाथ नहीं लगाऊंगा। एक इंसान बन जाऊंगा। मेरे लिए इतना आसान नहीं। हर रात मेरी भूख जागेगी, परंतु तुम मुझे रोक लेना। तुम्हारे सामने होने से मैं खुद पे काबू पा सकूंगा। राजकुमारी अगले दिन अपने पिता से बोलकर अपनी नानी के राज्य की ओर चली गई और वहीं उसको रुद्रांश मिला। रुद्रांश और राजकुमारी ने मिलकर विवाह कर लिया। दोनों बहुत खुश थे, परंतु हर दिन रुद्रांश का शरीर कमजोर होता गया, क्योंकि इंसानी खून ही उसकी खुराक थी। परंतु उसने प्रेम के लिए सब किया और एक दिन अचानक राजा आ गए और सब खत्म हो गया। अब मुझे सुकून मिला। मैंने इतने पुराने दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है। तभी शंभू भागते हुए आया। महाराज, राजकुमारी ने तलवार को अपने पेट में गोद लिया है महाराज। ये सुनकर राजा की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। रुद्रांश के साथ साथ राजकुमारी मेघा का भी अंत हो गया। ये कहानी है पेड़ का रहस्य। रानी रूपांजलि बिस्तर पर पड़ी थी, चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे। राजा विक्रमदेव उनके पास बैठे थे। महारानी रूपांजलि, क्या हुआ तुम्हें? रोज रात को डर के मारे कांपती हो। ये कैसी बेचैनी है तुम्हारे मन में? मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही हो? मुझे पता नहीं महाराज, हर रात वो पेड़ मेरे सपनों में आता है, वही बरगद का पेड़, और कोई बच्चा मुझे बुलाता है।
राजा का चेहरा सख्त हो जाता है। ये सब भ्रम है। तुम्हें किसी वैद्य की जरूरत है, ना कि किसी अंधविश्वास की। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी राजकुमारी वेदिका कमरे में आई। पिताजी, मैंने वैद्य से कहा है कि वो शाम तक आएंगे। माँ को आराम चाहिए, अभी आप जाओ, मैं माँ के पास हूँ। राजकुमारी को देखकर रानी मुस्कुराई, लेकिन आंखों में डर अब भी था। राजा वहां से चले गए। राजकुमारी रानी के पास बैठ गई। कहीं ऐसा तो नहीं जो पिताजी बोल रहे हो वो सत्य है? आज रात माँ के कक्ष में ही रुक जाती हूँ। आज मुझे सच जानना ही होगा, माँ के साथ क्या हो रहा है। ऐसे ही रात हो गई। रात होते ही अचानक महल के ऊपर काली घटाई छा गई। रानी नींद में चली गई और फिर नींद में कुछ बड़बड़ाने लगी। वो पेड़, वो मेरा सब कुछ ले चुका है, अब फिर कुछ मांगेगा। कितना कितना और सहूंगी मैं। हर बार मुझे ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर देता है, जो मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर होती जा रही है। ऊपर वाले क्या लिखा है तूने मेरे भाग्य में? आज रात तू मुझे मौत दे दे, अब मैं और नहीं झेल पाऊंगी। इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती मैं। वेदिका जो अपनी माँ के पास बैठी हुई थी, उनकी बातें सुनकर वो डर गई। माँ के सपनों में आने वाला वो पेड़ आखिर चाहता क्या है? मैं जानती हूँ इस काली घटा का बिन मौसम के आना। पिताजी को लगता है माँ जानबूझकर ये सब कर रही है, पर मुझे पूरा यकीन है माँ झूठ नहीं बोल रही। अब पिताजी माँ का साथ दो या ना दो, मुझे माँ का साथ देना ही होगा और माँ के लिए कोई रास्ता भी ढूंढना होगा, जिससे माँ इस सदमे से या तो जो काला साया है उससे बाहर आ सके। अगली सुबह राजकुमारी वेदिका राजमहल से निकल पड़ी। रथ नहीं लिया, आम लड़की बनकर वो गांव की गलियों से होकर उस पुराने बरगद के पास पहुंची। उसी पेड़ के नीचे मिट्टी का घर था, यानी कि मालती का। मालती एक गरीब औरत थी। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो बहुत कुछ जानती हो। उसका 8 साल का बेटा रोहन पास में ही बैठा हुआ था। तुम मालती हो ना? राजकुमारी वेदिका, आप यहाँ? क्या बात है राजकुमारी, मेरी माँ बहुत बीमार है, हर वैद्य हार गया। सुना है इस पेड़ में कुछ है, कोई रहस्य। मैंने माँ को कहते हुए सुना है इस पेड़ का रहस्य जैसे ही बाहर आएगा माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्या ये रानी ने खुद कहा है या तुमने किसी और से सुना है? मेरी माँ नींद में थी, तब वो ये सब बोल रही थी, मैं उन्हीं के पास थी। ये सुनकर मालती का चेहरा गहरा हो गया। उसने धीरे से कहा, राजकुमारी, ये पेड़ किसी को जीवन देता है, पर हर वरदान के साथ कोई बलिदान लेता है। लोग कहते हैं इस पेड़ की जड़ों में आत्माएं बंधी है, जिनसे सौदेबाजी की जाती है। अगर मेरी माँ की जान बच सकती है तो मैं जो भी होगा करूंगी। मालती ने पेड़ की ओर देखा और कुछ देर सोचते हुए बोली, जो भी करो ध्यान से करना राजकुमारी, याद रखना वरदान मांगने वाला हमेशा कुछ भी खोता है। तुम्हें तय करना होगा कि तुम क्या खोने को तैयार हो। एक स्त्री के साथ उसका पति खड़ा होना चाहिए। स्त्री सब चीज से जीत जाती है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पिताजी चाहते ही नहीं कि माँ ठीक हो। ऐसे में जब मेरे पिताजी का साथ नहीं है तो मुझे ही माँ का सहारा बनना होगा। माँ ने भी तो मेरे लिए क्या क्या नहीं किया होगा, किस तरह उन्होंने मेरी परवरिश की होगी। अब मेरा फर्ज बनता है मैं अपनी माँ का साथ दूं, जो खोना पड़े खो दूं। इस जंग में हार भी गई तो सुकून होगा, अपनी माँ के दूध का कर्ज तो उतर जाएगा ना। तुम बहुत अच्छी हो राजकुमारी, ऊपर वाला सबको तुम्हारे जैसी ही नेक संतान दे। मुझे यकीन है तुम जरूर कामयाब होगी। अब देरी मत करो और काम शुरू करो। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा? इस पेड़ के नीचे एक अगरबत्ती जला दो और कुदरत का करिश्मा की प्रतीक्षा करो और महल लौट जाओ। मुझे यकीन है तुम्हारे दिल को सुकून जरूर मिलेगा। मुझे आप पे पूरा यकीन है, जैसा आप बोलोगी मैं वैसा ही करूंगी। मालती ने राजकुमारी को एक अगरबत्ती दी। राजकुमारी ने उस पेड़ के नीचे उसको जला दिया और महल लौट आई। अगली सुबह रानी की तबीयत अचानक से बेहतर हो गई। महल में खुशियां लौट आई। राजा प्रसन्न थे।
पर वेदिका के दिल में हल्की बेचैनी थी। एक अजीब सा डर उनके मन में जैसे घर कर गया था। सब खुश थे पर राजकुमारी का दिल कह रहा था वो पेड़ से उस पेड़ के पास जाए, जैसे उस पेड़ की शक्ति राजकुमारी को अपने पास बुलाना चाह रही हो। मालती ने कहा था कुछ विचित्र सा तो होगा, उसको इन सब बातों पर बहुत ज्ञान है। अब मेरा मन विचलित है तो मुझे मालती के पास ही जाना चाहिए। मेरे मन के सुकून के लिए जरूर वो कुछ बताएगी। मुझे उस पे बहुत विश्वास हो चला है। राजकुमारी छुपते छुपाते मालती के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वो मालती के पास पहुंचती है वो बुरी तरह से चौंक जाती है, क्योंकि मालती पेड़ की जड़ में बैठकर बुरी तरह से रो रही थी। रोहन, तू कहाँ चला गया बेटा? देख तेरी माँ तेरे बिना दूरी हो गई है। मेरा बच्चा, बस एक बार मुझे अपना चेहरा दिखा दे। तेरी माँ का कलेजा फट रहा है तेरे बिना। मेरा बच्चा वापस आ जा, तेरे बिन मैं नहीं जी सकती। एक बार आकर मेरे सीने से लग जा, अपनी माँ के दिल को सुकून दे दे। गांव वाले इकट्ठा हो गए। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। अरे पेड़ ने बच्चे की आत्मा ले ली और रानी को जीवन दे दिया। ये कैसी परीक्षा है? एक माँ ने अपना बच्चा खो दिया रानी को जीवन दान देने के लिए। इसलिए कहते हैं गरीबों की जिंदगी बंजर जमीन की तरह होती है जिसकी कोई मोल नहीं होती। हाँ, राजकुमारी जो बेचैन मन लेकर मालती के पास आई थी, अब उसको यकीन हो गया था कि मालती दर्द में थी और उसी कारण राजकुमारी का मन विचलित था। राजकुमारी पे कोई आंच नहीं आई थी, परंतु राजकुमारी बुरी तरह चौंक जरूर गई थी मालती का त्याग देखकर। धीरे धीरे गांव में बात फैली और राजा रानी भी वहां आ गए। महाराज महारानी ठीक हो गई। एक बच्चे को एक माँ से अलग होना पड़ा। अब तो आप खुश होंगे। हम गरीबों के गले पे ही तो आप पैर रख कर खड़े होते हैं, तभी तो आपको सांस आती है ना। ये अपनी बकवास बंद करो। इस पेड़ को काटो अभी के अभी। रानी के साथ साथ इस गांव वालों के दिमाग पे भी अंधविश्वास का पर्दा पड़ गया है। आज इस पेड़ का किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। जैसे ही लकड़हारे ने कुल्हाड़ी पेड़ पर मारनी चाही, रानी बुरी तरह से चीख पड़ी, रुको, इस पेड़ में किसी की जान बसती है। इतना बोलते ही वो जमीन पर गिर पड़ी। राजकुमारी दौड़ी और माँ के पास बैठ गई। राजा भी रानी के ऐसे अचानक जमीन पर गिर जाने से बहुत परेशान हो गए। माँ, ये क्या है? आपको जानती है इस पेड़ के बारे में? बोलो ना माँ, आज नहीं तो कब बोलोगी? आओ सच बताओ, मुझे बताओ क्या सच है? हाँ, ये पेड़ मुझे बचाता आया है। हर जन्म में मालती ही वो औरत है जिसने अपने पहले बच्चे की बलि देकर मुझे जीवन दिया था। क्या माँ, आपने किसी का बच्चा छीन लिया? आप यकीन नहीं करोगे, पर मुझे याद है हर जन्म में मालती ने अपनी गोद सूनी की है मेरी जान बचाने के लिए। हर जन्म में मेरी जान पे जान भी बन जाती थी, तब भी वो ऐसी औरत है जो अपनी गोद उजाड़कर मेरी जिंदगी बचाती थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अपनी माँ के बचने की खुशी मनाऊं या मालती के बच्चे के खो जाने का दुख मनाऊं? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं स्वार्थी हो गई थी, इसलिए मालती के पास गई थी। काश मैं उस दिन ना आई होती तो आज एक बच्चा अपनी माँ से जुदा ना होता। एक माँ अपने बच्चों को ऐसे चीख चीख कर पुकार नहीं रही होती। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है राजकुमारी, और गलती मेरी भी नहीं है। किस्मत ने ये पेड़ जीवन और मृत्यु के बीच सौदा करने भेजा है। मैं बस उसका हिस्सा बन गई और हर बार मुझे मिला गया नया जीवन। मुझे हर पल इस बात का यकीन दिलाता है कि जो जीवन में मुझे मिला है वो एक माँ की सुनी गोद की निशानी है। वो सब मायूस होकर महला जाते हैं, जैसे उनके पास खाने को कुछ भी ना हो। आधे मन से राजकुमारी सो जाती है। उस रात राजकुमारी को सपना आता है। रोहन मुस्कुरा रहा था।
राजकुमारी माँ रो रही है। मैं वही हूँ जहाँ आपकी माँ की बीमारी थी। हाँ। राजकुमारी हड़बड़ा कर उड़ गई और तेजी से पेड़ की तरफ भागी। रानी ने देखा राजकुमारी दौड़ रही है, तो रानी ने भी राजकुमारी का पीछा किया। राजकुमारी उसी पेड़ के नीचे आ गई। रानी भी वहीं खड़ी हो गई। राजकुमारी ने पेड़ की जड़ों के नीचे खुदाई शुरू कर दी। जमीन के नीचे से एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। बक्सा खुलते ही उसके अंदर से आवाज आई, मैं मालती हूँ, रानी रूपांजलि को बचाने के लिए मैंने अपने पहले बच्चे को इस पेड़ को समर्पित किया था। तब से हर जन्म में ये पेड़ मेरी परख करता है। हर जन्म में मैं अपने बच्चे की ऐसी ही बलि देती रहूंगी, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे उसी के लिए चुना है। 300 वर्ष पहले रानी ने एक निर्दोष की जान लेके इस पेड़ के नीचे दफन किया था। उसी समय से ये पेड़ रानी को जीने नहीं देता था और मालती उसकी सेविका थी। मालती ने अपनी महारानी को बचाने के लिए अपने बेटे की बलि दी थी। वेदिका ने कांपते हाथों से वो बक्सा रानी को दिया। रानी फूट फूट कर रोने लगी। अब समझी मैं क्यों ये पेड़ मुझे सपनों में बुलाता था। ये मेरे पाप की जड़ था। पाप नहीं रानी, ये कर्म का चक्र है। अब इसे तोड़ना आपकी जिम्मेदारी है। अगर ये बक्सा जो मेरी ही आवाज में है पहले मिल जाता तो आज मेरा पुत्र जीवित होता। अब इसका एक ही तोड़ है, इस पेड़ की चिता जलाई जाए ताकि वो जो निर्दोष इसके नीचे दफन है उसकी आत्मा को शांति मिले। 300 साल में उसका शव तो नहीं मिलेगा। ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे राज्य में शांति लौट आई और पेड़ के पत्तों में किसी बच्चे की हंसी की हल्की झनकार सुनाई दी। रोहन अब मुक्त हो गया। तो दोस्तों कहानी भी यही खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।